हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। और ये सारे तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी ऑफ हिट्स एंड मिसेस। मतलब इंडिया का क्या पॉपुलेशन का जर्नी रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल में पॉपुलेशन को बेनिफिट जो देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोर्टेलिटी रेट्स, इन सब चीज़ों में हमने क्या अचीव किया है, तो ये कहाँ हेल्पफुल होगा। जीएस पेपर वन थोड़ा सा सोसाइटी एरिया में भी इसके डेटाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जीएस पेपर टू डायरेक्टली ये सोशल जस्टिस वाले थीम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां भी इसका यूज हो जाएगा। सेकंड टॉपिक क्या है, लॉक्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नर एंड सीएम मस्ट स्टेप बैक फ्रॉम पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। गवर्नर और सीएम का कन्फ्रंटेशन है और कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी एंड पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो रही है ना। मुस्लिम लोग का जो शादी है, मैरिज है, डिवोर्स है, उनसे रिलेटेड बात। और सीआरपीसी उसमें कुछ क्लैश है क्या, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें होनी है कि वुमेन को जो एलिमनी मिलना चाहिए, मुस्लिम वुमेन को, उनसे रिलेटेड मैटर है। तो अगेन ये कहाँ आ जाएगा, सेकुलरिज्म वाले टॉपिक्स में भी कवर हो सकता है, ह्यूमन राइट, वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स में भी आ सकता है, एसेज में भी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बताएं कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो गवर्नर वाले मैटर में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है मुस्लिम वुमेन टू एलिमनी, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी ऑफ हिट्स एंड मिसेस। इंडियाज डेमोग्राफिक जर्नी, आजादी के बाद की बात हम लोग करेंगे, है ना। इस टॉपिक में हम लोग बात ये करने हैं कि हमने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है और क्या क्या चैलेंजेस रही हैं कंट्री को अपना पॉपुलेशन डायनामिक्स को मैनेज करने के लिए, और इसका इम्प्लीकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कैसा पड़ता है। तो पहले करंट न्यूज की बात कर ले। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, कब से, 1989 से सेलिब्रेट होता है। किसकी वजह से, बाई यूनाइटेड नेशन आफ्टर डॉक्टर केसी जकेरिया प्रपोज द कॉन्सेप्ट। केसी जकारिया ने जब से कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है, तब से ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 1987 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गया था। अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, 8 बिलियन के ऊपर ही चल रहा है। और इस टॉपिक का एम क्या है कि इंडिया में कैसे हम चैलेंजेस एड्रेस करेंगे, पॉवर्टी का चैलेंज, हेल्थ का चैलेंज, जेंडर इनइक्वालिटी का चैलेंज, है ना। खासकर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो फिर कैसे करेंगे। ग्लोबल एंड इंडियन डेमोग्राफिक ट्रेंड इन द 1960s एंड 1970s। 60s एंड 70s में इंडिया का क्या ट्रेंड था, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अलार्मिंग। 2% हर ईयर पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बहुत अलार्मिंग तरीके से बढ़ रहा था। इंडिया में और भी क्या चीजें थी, पॉवर्टी थी, हंगर थे, डेथ से, ये सारी चीजें थी वहां पे 1960s में और 70s में। कॉन्ट्ररी टू दिस प्रिडिक्शन, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज ड्यू टू बेटर लाइफ कंडीशन एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 1960s में, 1970s में धीरे धीरे क्या होने लगा, जो फर्टिलिटी रेट है, और आगे चलते हुए 1970s के बाद भी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करने लगा लोगों का, है ना। लोग ज्यादा बेबी प्रोड्यूस करना कम कर दिए। लोगों का जो लाइफ का एक्सपेक्ट करने का ईयर है, मान लो 68 है तो 69, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करने लगा, क्योंकि लिविंग कंडीशन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अलावा वैक्सीन, ये सारी चीजें इंप्रूव होने लगी। इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोग्रेस क्या है, फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया बिगेन टू फॉल सिंस द 1970s। 70s के बाद से फर्टिलिटी रेट इंडिया में कम होना शुरू हुआ। उसके पहले 50s 60s में बहुत तेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा था। और करंट फर्टिलिटी रेट जो आज है वो रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर है। रिप्लेसमेंट लेवल किसको बोल सकते हैं हम लोग, कि लगभग जितने डेथ्स हो रहे हैं इंडिया में, उतना ही पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रहा है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब कि नेट पॉपुलेशन ग्रो जो हो रहा है वो बहुत कम, माइन्यूट है, पॉजिटिव में है बट माइन्यूट है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट लेवल बोलेंगे, है ना। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ हेल्थ के पैरामीटर्स में, मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिडक्शन हुआ। मैटरनल मोर्टेलिटी किसको बोलते हैं, कि मान लो जो भी मदर्स हैं वो बर्थ देते समय अगर उनका डेथ हो गया या कुछ महीनों में डेथ हो गया,
उसको क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी अगर मान लो 1950s में या 1930s में 20s में किसी के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों में 2-3 सरवाइव ही नहीं कर पाए, 2 ही सरवाइव किए, तो 2-3 बच्चों का क्या हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी में आ जाएंगे वो लोग। तो अगर मान लो 5 में आउट ऑफ 5 चिल्ड्रेन 2-3 आर डाइंग, है ना, ओनली 1-2 आर एबल टू सरवाइव, तो लोग बच्चे भी ज्यादा ही करेंगे, 5-6-7, थिंकिंग दैट कि उसमें से कुछ तो मर ही जाने हैं, है ना। और बाद में जब जैसे ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, बच्चे जो हैं वो सरवाइव करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए, मोर्टेलिटी रिडक्शन हो गया, और अचानक से जो 4-5-6 बच्चे हैं वो सरवाइव करने लगे, और उसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। फिर लोगों ने रियलाइज किया कि अब सारे बच्चे ऑलमोस्ट सरवाइव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वापस से पॉपुलेशन, ये जो चाइल्ड बेयरिंग हम बोल सकते हैं, फर्टिलिटी रेट बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे वापस क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा। अब आगे बात कर रहे हैं इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इंडिया, क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर पाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं, 17, जिसमें एक है जीरो पावर्टी, है ना, कोई पावर्टी नहीं होनी चाहिए, नो पावर्टी। जीरो हंगर, हंगर कोई भूखा नहीं होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि इंडिया क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रास्ते पे है, और ये प्रोग्रेस कब तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है। तो इसको हम इस आर्टिकल में, इस टॉपिक में ट्रैक करने वाले हैं कि क्या हम सही रास्ते पे हैं कि हमें और टाइम लगेगा। पहले बात करते हैं फर्टिलिटी का। फर्टिलिटी डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 3.2 टू 2 बिटवीन 1992 एंड 2021। फर्टिलिटी रेट जो हम बोलते हैं, TFR, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। कोई वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग एज में है ना, वो कितना बेबी प्रोड्यूस कर रही है, उसको ऑन एन एवरेज उसको क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। वो 1992 में इंडिया में पर वुमेन जो चाइल्ड फर्टिलिटी रेट में, पर वुमेन का जो रेट था वो 3.4 था बेबी प्रोड्यूस करने का। अभी कितना है, अभी और अराउंड 2 के आसपास है, तो अभी कंट्रोल में है। मतलब एक वुमेन अपने जो फर्टिलिटी एज में 2 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, और ऑन एन एवरेज उसी स्पीड से लोग मर भी रहे हैं, तो अभी हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल पे है। मोर्टेलिटी नोटेबल डिक्लाइन विथ इंक्रीज्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों के जीने का लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गया है। भले ही बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना, कोमोर्बिडिटीज बढ़ रहे हैं, जैसे कैंसर भी बढ़ रहा है, और भी बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज वगैरह, बट लोगों का एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है जीने का, भले ही बीमारियों के साथ जी रहे हैं वो लोग। माइग्रेशन, रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन चैलेंजेस एग्जिस्टिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ओवरब्रिज बनता है, पॉपुलेशन को नीचे, ट्रैफिक को, कंजेशन को कम करने के लिए, वापस से ओवरब्रिज पे ही ट्रैफिक कंजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब असर किसका दिखता है, काफी माइग्रेशन का दिखता है। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स एंड इम्प्लीकेशन, ट्रांजिशन टुवर्ड स्मॉलर फैमिली नॉर्म, स्मॉलर फैमिली की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए। पोटेंशियल फॉर ए डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन, लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। एजिंग पॉपुलेशन जो है इंडिया में, जो 60+ एज का होगा, वो 60+ एज का पॉपुलेशन जो है, वो 8.6% जो 2011 में सेंसस में था, वो 2050 तक 19.5% हो जाएगा। ऑलमोस्ट 20% लोग 2050 में क्या होंगे, ओल्ड एज होंगे, मोर देन 60 ईयर्स के होंगे। आप में से, आप जितने लोग लेक्चर देख रहे हो, इसमें से भी कुछ लोग तो हो ही जाएंगे, है ना। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, पॉपुलेशन एजिंग, पहला चैलेंज क्या है कि पॉपुलेशन एज कर रहा है, उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। ज्यादा बूढ़े लोग होंगे तो उनका केयर जरूरी है, उसी को बोलते हैं गेरियाट्रिक केयर। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, इंश्योरेंस को बोलते हैं, पेंशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर स्ट्रेन ड्यू टू रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रेन में है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करना चाहिए, और माइग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए रूरल एरियाज को और अपग्रेड करना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, लो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिख रहा है, आगे भी दिखेगा। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसके लिए तो हम लोगों ने अभी एक लास्ट ईयर बिल पास कर दिया है, आगे MP और MLA में एक फिक्स्ड 1/3 वुमेन हो जाएंगी। सोसाइटल चैलेंजेस फेसिंग वुमेन इम्पैक्टिंग प्रोग्रेस टुवर्ड SDG, सोसाइटल चैलेंजेस भी हैं वुमेन के रिगार्डिंग, पैट्रियार्की वगैरह,
या फिर पढ़ाई नहीं, पैट्रियार्की से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, जिससे कि वुमेन के टुवर्ड्स जो प्रोग्रेस है, एसडीजी है, वो कम हो रहा है। पाथ टू 2030 क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इशूज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल। एड्रेसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशियो कल्चरल डिवाइड्स इज एसेंशियल। 6 ईयर रिमेन टू मीट एसडीजी टारगेट। हमारा टारगेट है 2030 का, 2024 में हम ऑलरेडी चल रहे हैं। कितना टाइम बचा है? 6 ईयर। क्या हम अचीव कर पाएंगे? ये भी तो एक प्रॉब्लम वाली बात दिख रही है। इंडिया की एसडीजी जर्नी हमारी कैसी रही है, चैलेंज से एस्पिरेशन तक, इसको हम समझते हैं। डेवलपमेंट एसेंशियल, फूड वूड को इंश्योर करना, शेल्टर को इंश्योर करना, हेल्थ फॉर और इंश्योर करना, ये पहला टारगेट है। कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? कोई पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, हंगर जीरो होना चाहिए, और गुड हेल्थ क्या रहना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए। हमारा कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें क्या क्या हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है? पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है। 48% लोग पॉवर्टी में थे 1990 में भी, है ना, जब एलपीजी रिफॉर्म होने वाले थे उसके पहले। और अभी कितने लोग हैं? 10% लोग, मतलब 10% लोग आर बिलो पॉवर्टी लाइन। पहले ऑलमोस्ट देखो 48% लोग थे। रोल ऑफ मनरेगा, मनरेगा का रोल बहुत रहा है रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने में। जननी सुरक्षा योजना, इससे जो हेल्थ पे ऊपर खर्चा था वुमेन का, फैमिलीज का, वो काफी कम हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब हॉस्पिटल के थ्रू डिलीवरी हुई है, ऐसा नहीं कि घर पे ही डिलीवरी करवा लिया जाए। उसमें फिर रिस्क ज्यादा रहता है, मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी का। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रिवेंटेड फूड कैटास्ट्रॉफ, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देना। हंगर रिडक्शन 18.3% 2001 में था, 16.6% 2021 में हो गया। तो हंगर यहाँ पे क्या हुआ? रिड्यूस हुआ लोगों का। अभी देखो रिडक्शन तो बहुत ही कम है, अगर हम 20 साल में देखें तो भी इतने परसेंट लोग इंडिया में हंगर से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और माल न्यूट्रिशन का बर्डन भी इंडिया पे सबसे ज्यादा है। ठीक है। पोषण अभियान, एफर्ट्स टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030 हम चला रहे हैं। देखते हैं इससे आगे क्या फायदा होगा। बट ये सारे डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। इतना बल्क में अच्छा डेटा आपको न्यूज़पेपर से कम ही मिलता है, बट ये एक साथ आप डेटाज लिख लोगे, जगह जगह यूज कर सकते हो। एडवांसमेंट इन हेल्थ सेक्टर, improvement in mortality rates, maternal mortality rates decrease from 384.4 to 102.7। maternal mortality rate क्या हो गया? कम हो गया। चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या हुआ? रिडक्शन, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन पोस्ट 2000। 2000 के बाद से चाइल्ड मोर्टेलिटी डिक्रीज करने लगा। इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं? अभी अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे कुछ दिनों तक। तो इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी जो 66.7 डेथ था 1000 लाइव बर्थ में, है ना, 2000 में, वो 25.5 हो गया। ये भी काफी रिड्यूस हो चुका है। आगे और क्या चैलेंजेस दिख रहा है? इकोनॉमिक डिस्पेरिटी दिख रहा है। इकोनॉमिक डिस्पेरिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोल सकते हो। डिस्पेरिटी वर्ड अब ज्यादा यूज करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि इनइक्वालिटी वर्ड थोड़ा सा नॉर्मल सा लगता है, तो डिस्पेरिटी वर्ड यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑक्सफैम का रिपोर्ट ये बोलता है इंडिया में टॉप 10% लोग 77% ऑफ नेशनल वेल्थ को होल्ड किए हुए। जाओ के देखो अंबानी जी के वेडिंग में। इम्प्लीकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो। न्यूट्रिशनल चैलेंज, हम लोग का जो रैंकिंग चलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, अभी देखा ही हंगर होने में हम बहुत खराब, बहुत पीछे चल रहे हैं। मतलब हमें इसको तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है। डिजीज का वर्डन, दो तरह के डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कोविड वगैरह था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? बीपी है, उसके अलावा डायबिटीज है। ये डिजीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डबल बर्डन, है ना, उसको भी हमें ठीक करना चाहिए। एरियाज रिक्वायरिंग फोकस फॉर अचीविंग एसडीजी, एसडीजी को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एक्नॉलेजिंग चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, एड्रेसिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट क्रूशियल फॉर इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एड्रेसिंग इनकम इनक्वालिटी, इनकम इनक्वालिटी को भी एड्रेस करना जरूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट करना जरूरी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, जैसे कि बीपी हो गया, उसके अलावा क्या हो गया? डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। इनको, इनके ट्रीटमेंट में खुद के पॉकेट से खर्चा नहीं लगे। अगर गरीबों के खुद के पॉकेट से खर्चा लगेगा तो गरीबी रह जाएंगे या डिजीज में रह जाएंगे, क्या फायदा होगा? enhancing nutritional program, increasing fund for health and nutrition sector to improve nutritional outcomes, promoting gender equality, वुमेन को एम्पावर करना, वाइटर फॉर होलिस्टिक प्रोग्रेस एंड अचीविंग जेंडर पेरिटी इन डेवलपमेंटल आउटकम। मल्टी सेक्टोरल कोलेब्रेशन करने की जरूरत है।
पॉलिटिकल विल होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए एनजीओज का, गवर्नमेंट की एजेंसीज का, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किया जा सकता है। पॉपुलेशन विल भी डायरेक्टली impacts इंडियाज प्रोग्रेस ट्रेजेक्टरी टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Understanding and addressing population dynamics. Policy formulation needs a nuanced understanding of population dynamics to address developmental challenge. Developmental challenge को address करने के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमें करना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक क्या है? लॉक्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नर एंड सीएम मस्ट स्टेप बैक फ्रॉम पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। गवर्नर और सीएम को स्टेप बैक कर जाना चाहिए, कहां से? पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से। The article addresses the escalating conflict between West Bengal Governor C.V. Anand Bose and State Governor led by Chief Minister ममता बनर्जी। देखो ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली गवर्नर हम कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या चीजें चल रही हैं वो हम समझते हैं। कन्फ्लिक्ट, जो गवर्नर साहब है उन पे ये एलिगेशन लगा है सेक्सुअल हेरेसमेंट का, और उसमें ऑफिसर्स लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर्स लोग कौन कौन से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कोलकाता सिटी पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस इंदिरा मुखर्जी। इन पे इनके बारे में गवर्नर ने लिखा है, यूनियन गवर्नमेंट को भी लिखा है और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी लिखा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, है ना। गलत कर रहे हैं तो हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपराइटी। इम्प्रॉपराइटी, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वो, जो नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नर साहब ने लिखा है। अब क्यों नहीं करना चाहिए? गवर्नर को इम्यूनिटी मिलती है, इनफैक्ट क्रिमिनल केसों से भी उनको क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है। कौन से आर्टिकल से इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं गवर्नर? आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रिवेंटिंग एक्शन ऑन द कंप्लेंट, कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट कंप्लेंट पे नहीं होगा। ही बिलीव्स द ऑफिसर्स वायलेटेड कंडक्ट रूल। उन्होंने बोला कि जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने कंडक्ट रूल का वायलेशन किया है। डिस्कसिंग एन अनइन्वेस्टिगेबल कंप्लेंट, ऐसा कंप्लेंट डिस्कस करने में भी जो क्या है? अनइन्वेस्टिगेबल है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। ही इज अपसेट दैट द कमिश्नर एलिजेडली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एलिजेडली प्रिवेंटेड अ ग्रुप विथ ग्रीवियंस अबाउट पोस्ट इलेक्शन वायलेंस। अभी जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन के बाद भी बहुत जगह वायलेंस हुए। वेस्ट बंगाल उन जगहों में रहता है जहां इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी वायलेंसेस होते रहते हैं। तो वो एक ग्रुप था, वो मिलना चाहता था महामहिम गवर्नर साहब से कि वो जाके अपना ग्रीवियांस रख पाए। उनको रोक दिया गया, सिटी पुलिस कमिश्नर ने उनको रोक दिया, ऐसा एलेज किया गया है। इससे गवर्नर नाराज है। गवर्नर हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड अ रिपोर्ट ऑन इंसिडेंसेज ऑफ पब्लिक वायलेंस। ऐसा कर सकते हैं गवर्नर, पब्लिक वायलेंस पे जो इंसिडेंट्स है उस पे रिपोर्ट वो मांग सकते हैं। अब गवर्नर के पास क्या अथॉरिटी है वो समझते हैं। आर्टिकल 167 बोलता है गवर्नर कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन कौन मांग सकता है? गवर्नर। द इशू ऑफ विदर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सेंट्रल सर्विस ऑफिसर typically under state jurisdiction can be initiated by the governor or union government is complex। अब डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा? जो भी ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसर लोग जिसके बारे में गवर्नर कंप्लेन कर रहे हैं, उन पे एक्शन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। गवर्नर ये बोलते हैं कि जो भी एलिगेशन उन पे लगा है सेक्सुअल हेरेसमेंट्स का या किसी भी तरह के हेरेसमेंट का, वो कंकॉक्टेड एलिगेशन है, झूठा है, खिचड़ी पका के एलिगेशन है। पुलिस मैटर को फैब्रिकेट कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है। अब इन सब चीजों से कुछ चीजें साफ है कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज्यादा है रादर देन की लीगल इम्प्लीकेशन। रादर देन की गवर्नर से कोई परेशान है या फिर पुलिस और गवर्नर या कमिश्नर या गवर्नर में कुछ है, सीधे सीधे ये गवर्नर और सीएम की लड़ाई ज्यादा दिख रही है, सेंटर और स्टेट की लड़ाई ज्यादा दिख रही है। स्केलेटिंग द इशू बाय डिमांडिंग पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर इज नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं होता। पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड सीएम आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, often reflecting broader center state tension। Dispute over bill assent, administration of oath to newly elected legislator are ongoing issues। और भी इश्यूज हैं जो वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं। कुछ बिल को एसेंट देने का काम कौन करता है? गवर्नर। वो उनपे उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट है। नए मेंबर जो ओथ लेते हैं उनसे रिलेटेड भी डिस्प्यूट है।
द गवर्नर हैज फाइल्ड अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट द सीएम, सीएम के अगेंस्ट में डिफेमेशन सूट भी फाइल किया है। तो जब भी आप GS2 पॉलिटी के आंसर्स लिखो, वो पॉलिटी के आंसर्स चाहे तो गवर्नर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो पॉलिटी के आंसर चाहे तो सेंटर स्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो पॉलिटी के आंसर चाहे तो फेडरलिज्म से रिलेटेड हो सकता है। वहां पे ये पॉइंट जो है, इनमें से कोई दो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, एज अ एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे करके प्रिपरेशन किया जाता है, पूरी कहानी समझी जाती है, और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, वो लिख लिया जाता है। जैसे कि ये आर्टिकल हमने पढ़ा, ये आर्टिकल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 361 अगेन मेंस में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। Call for restraint. Constitutional functionary should step back from escalating personal and institutional conflict. Constitutional functionary कौन कौन है, गवर्नर है, सीएम है, इनको स्टेप बैक करना चाहिए, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को एस्केलेट करके इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। Avoiding politicization and maintaining professional conduct is essential to prevent deepening the rift between Raj Bhavan मतलब गवर्नर and elected regime मतलब सीएम। तो ये सब कंक्लूजन में लिखा जा सकता है आंसर्स में। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, जो कि आज लास्ट टॉपिक फॉर द डे भी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। CRPC एंड पर्सनल लॉज, राइट्स ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन टू एलिमनी। एलिमनी का क्या है कंसर्न, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो वुमेन होती हैं डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन, उनको क्या एलिमनी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125, तो इसके बारे में ही यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक रिसेंट केस आया सुप्रीम कोर्ट में, है ना। इन अ रिसेंट केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड एन अपील बाय अ मुस्लिम मैन challenging a Telangana High Court decision allowing his ex-wife to seek maintenance under the CRPC। जो मुस्लिम मैन है, उनकी जो वाइफ है, वाइफ को डिवोर्स दे दिया उन्होंने। डिवोर्स दे दिया तो वाइफ क्या बन गए, एक्स वाइफ। एक्स वाइफ कहाँ चली गई, तेलंगाना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अकॉर्डिंग 125 सेक्शन के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मेंटेनेंस समझते हो ना, एलिमनी मिलनी चाहिए, एलिमनी मिलनी चाहिए। अब इस डिसीजन को जो मुस्लिम मैन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली, कोई दिक्कत नहीं, उनके अपील को ही डिसमिस कर दिया कि हाँ भाई मेंटेनेंस तो दो अपनी एक्स वाइफ को। इससे रिलेटेड पूरा मैटर हम समझते हैं कि एक तरफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ वाइफ लिखा गया है। वो क्या बोलता है, सेक्शन 125 सीआरपीसी ऑब्लिगेट्स, ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल विद सफिशिएंट मींस, जिसके पास पैसा है वैसे इंडिविजुअल पे, टू मेंटेन देयर वाइफ्स, वाइफ्स को मेंटेन करना है, विच इंक्लूडेड डिवोर्स्ड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड। किसी वुमेन को डिवोर्स दिया जिन्होंने अभी वापस शादी नहीं की है, उनको भी क्या देना है, उनको भी आपको एलिमनी देनी है, उनको भी आपको मेंटेनेंस देना है ना। तो ये है आर्टिकल सेक्शन 125 और सीआरपीसी। फिर बात यहाँ पे आती है कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से एक पर्सनल लॉ है, रिलीजियस लॉ है, पर्सनल लॉ है। तो उसका सेक्शन क्या कहता है और क्या दोनों में कन्फ्लिक्ट है, उसकी बातों पे हम चलते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन, जो जस्टिस नगरथना थे उन्होंने क्या बोला उस पर समझ लेते हैं। जस्टिस नगरथना ने क्या बोला, सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को फुलफिल करता है, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए है, और वुमेन जो भी हार्डशिप सहती हैं डिवोर्स के बाद उसके लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज ई क्या कहता है, द जजमेंट emphasized the constitutional mandate under article 15 clause 3 empowering the state to make special provision for women, and article 39 clause e ensuring citizens are not economically compelled to unfit occupations। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी आर्टिकल है 15 क्लॉज 3 जो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए हैं, जिनको हम इनेबलिंग क्लॉज बोलते हैं। मतलब स्टेट जो है उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन भी दे सकता है वुमेन के लिए, है ना। तो ये जो डिवोर्स के बाद एलिमनी वाली जो घटना है या एलिमनी वाला जो राइट है, वो यहाँ से भी इनडायरेक्टली डराइव किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1986 में इससे रिलेटेड आया,
मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट, ये जो पार्लियामेंट ने बनाया है, ये तो डायरेक्टली पार्लियामेंट ने बनाया है, ये क्या बोलता है? बोथ एवेन्यूज कैन बी परस्यूड इंडिपेंडेंटली। जज ने ये कहा, जज ने बोला कि देखो, एक तो है सेक्शन 125 सीआरपीसी और दूसरा है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, डिवोर्स के बाद उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक्ट। दोनों को इंडिपेंडेंटली परस्यू किया जा सकता है, दोनों में मेंटेनेंस की बातें हैं, दोनों एक दूसरे को निगेट नहीं करते, दोनों एक दूसरे को गलत नहीं ठहराते, दोनों के प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। लीगल प्रेसिडेंट 2001 में भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, डेनियल लितिफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने ये पोजीशन को एस्टेब्लिश किया हुआ है कि देखो, मुस्लिम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या फिर MWPRD है, मतलब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट है, या सेक्शन 125 सीआरपीसी है, दोनों में मेंटेनेंस देने की बात तो लिखी है ना, वुमेन को मेंटेनेंस देने की बात लिखी गई है। अब इसका हम थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री समझेंगे तो और समझ में आएगा ये केस क्या बयां करता है। पहले बात करेंगे शाह बानो केस के बारे में। 1985 की बात करते हैं। द शाह बानो केस इन 1985 marked a pivotal moment in Indian legal history concerning maintenance rights for divorced Muslim women. डिवोर्स मुस्लिम वुमेन के लिए क्या मिलना चाहिए? मेंटेनेंस राइट मिलना चाहिए, मतलब उनको मेंटेन करने के लिए राइट मिलना चाहिए। और शाह बानो बेगम ने एक पिटीशन डाला मेंटेन करने के लिए कि उनके उनके जो हस्बैंड है उनको क्या करें, मेंटेन करें सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। पोस्ट हर डिवोर्स वाया इररिवोकेबल तलाक, है ना, वैसा तलाक उनको मिला था जो रिवोक नहीं किया जा सकता था। उनके हस्बैंड ने बोला कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोलते हैं कि इद्दत पीरियड में क्या देना होगा, इद्दत पीरियड में एलिमनी देना होगा, इद्दत पीरियड में मेंटेनेंस देना होगा, दोनों एक ही चीज है, एलिमनी बोलो या मेंटेनेंस बोलो। इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड, है ना, इस्लामिस्ट लॉ के अकॉर्डिंग, इस्लाम पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, कि कोई वुमेन अगर का डिवोर्स हो जाता है या विडो हो जाती है तो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, है ना, शी इज इन इद्दत पीरियड, और उस पीरियड में वो कहीं और शादी भी नहीं करेगी, तो उसी इद्दत पीरियड में वुमेन को मेंटेनेंस दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लीगल प्रोसीडिंग क्या बोलते हैं? ये जो केस इन्होंने किया था शाह बानो ने, शाह बानो के लीगल प्रोसीडिंग, द केस एस्केलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रूल्ड इन शाह बानो फेवर। ये केस पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्या दिया, जजमेंट दिया, एम्फेसाइजिंग दैट दिस प्रोविजन अप्लाइड यूनिवर्सली इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, है ना, यूनिवर्सली ये प्रोविजन लगता है कि जो भी डिवोर्स वाइफ है उनको क्या देना चाहिए, मेंटेनेंस देना चाहिए, जब तक वो किसी और से शादी नहीं कर लेती हैं। तो इंडिया में भी ये होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इद्दत पीरियड के बाद भी देना चाहिए मेंटेनेंस, जब अगर वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है। MWPRD एक्ट 1986 क्या है? इन रिस्पॉन्स टू शाह बानो वर्डिक्ट, राजीव गांधी गवर्नमेंट इनेक्टेड द मुस्लिम वुमेन एक्ट। शाह बानो वर्डिक्ट आने के बाद, शाह बानो वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में जजमेंट दिया? शाह बानो के फेवर में, मतलब मुस्लिम वुमेन के फेवर में, कि मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल फॉर एलिमनी एंड, एलिमनी बोलो या मेंटेनेंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद से गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है, लॉ को पार्लियामेंट में पास करती है, वो किसकी बात करता है? विच एम्ड टू लिमिट मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन लार्जली टू इद्दत पीरियड, वो लिमिट कर देता है ना, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बैक ट्रीट करने का काम ये एक्ट कर रहा है, कि लार्जली जो मेंटेनेंस मिलेगा मुस्लिम वुमेन को, वो लार्जली कहाँ मिलेगा? इद्दत पीरियड में ही मिलेगा। उसके बाद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो रिलेटिव्स पे होगी, वुमेन के रिलेटिव पे, और जो भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड होता है, स्टेट वक्फ बोर्ड, उस पे होगा। चैलेंजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या हुआ? शाह बानो लॉयर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ MWPRD एक्ट, arguing it is discriminated against Muslim women by limiting their right to equality, है ना, कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और डिग्निटी के भी अगेंस्ट में। कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया? द सुप्रीम कोर्ट इन अ सब्सिक्वेंट जजमेंट क्रिएटिवली इंटरप्रेटेड सेक्शन 3A ऑफ MWPRD। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय तो नहीं बोला, बाद में जो भी जजमेंट आया सब्सिक्वेंट, उसमें इस लॉ का क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन किया। It held that while the immediate provision must be made within the iddat period, the husband responsibility for maintenance
कुड एक्सटेंड बियॉन्ड, मतलब इद्दत पीरियड में तो आप मेंटेनेंस दोगे ही दोगे, बट आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड भी हो सकता है, वुमेन के इंटायर लाइफ को भी कवर किया करने में जा सकता है इफ शी रिमेन अनमैरिड, अगर वो अनमैरिड रहती है, अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी, है ना। इम्पैक्ट क्या हुआ, लेगेसी क्या है, द शाह बानू केस एंड इट्स आफ्टरमैथ अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल लॉ विथ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। पर्सनल लॉ मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है वो शाह बानू केस दिखाता है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रोविजन टू सिक्योर द राइट्स ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली इन मैटर ऑफ मेंटेनेंस, है ना, कि मेंटेनेंस के मैटर में, एलिमनी के मैटर में कैसे पोस्ट डिवोर्स उनको क्या राइट्स मिलने चाहिए, इधर पीरियड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके समझ में आया होगा। पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।